नमस्कार साथियों, सिविल आईएएस विशेष में आपका स्वागत है। आज हम सिविल प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम पॉलिटी पार्ट 1 करेंगे। आज की क्लास में हम समझेंगे कि पेपर को सोल्व कैसे करना है, टेस्ट सीरीज को एनालाइज कैसे करना है और छोटी-छोटी गलतियों से कैसे हमें बचना है। ठीक है? मैं दुष्यंत कुमार 3 यूपीपीसीएस इंटरव्यू दिया हूँ और अभ्युदय फैकल्टी रहा हूँ। ठीक है? तो करते हैं आज। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आदर्शों और दर्शनों, ठीक है, आदर्शों और दर्शनों में भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित आदर्श और दर्शन की पहचान करनी है। ठीक है, मतलब ऐसे प्रस्तावना कौन से आदर्श और दर्शन है, उनकी हमें पहचान करनी है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है आइडियल ऑफ फिलोसफीज दैट जो है प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पहला है संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये क्या है हमारे संविधान उसमें प्रस्तावना में, तो हम कहेंगे ये है। ठीक है, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये है। ठीक है, दूसरा पूंजीवाद और मुक्त व्यापार, ये है, ये नहीं है। तो इसका मतलब तीन तो नहीं है, तीन नहीं है, तो हमारा आ जाएगा आंसर ए। ठीक है, तो पहला इसका आंसर है कि हमारे इस प्रस्तावना में जो आदर्श और दर्शन दिए हुए हैं वो संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य दिए हुए हैं, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता दिए हैं। ठीक है, तो केवल एक आंसर है। स्टेटमेंट 1 सही है क्योंकि हमारे संविधान प्रस्तावना में संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य दिया हुआ है। ठीक है, ये लिखिए। दूसरा, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता सब प्रस्तावना के अंतर्निहित दर्शन और संशोधन के माध्यम से जोड़े गए महत्वपूर्ण अंग है। ये संशोधन हुआ था। ठीक है, कौन सा संशोधन हुआ था? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, पूंजीवाद और मुक्त व्यापार जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था और कल्याणकारी राज्यों के एक मॉडल पर आधारित है। ठीक है, तो ये फ्री ट्रेड वाला नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि प्रस्तावना आई कहाँ से है। देखो, प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक है ना, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक है, ये ध्यान रखना। 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्तुत की गई थी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसका स्रोत क्या रहा है? ठीक है, कि उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित अभी हमने देखा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत की गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, 22 जनवरी 1947 मतलब दिसंबर अगले साल जनवरी में ही 22 जनवरी 1947 को ये क्या हुई, इस प्रस्ताव को अपना लिया गया था, मतलब उद्देश्य प्रस्ताव को अपना लिया गया था। ठीक है, जो आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना बनी। ठीक है, इसकी प्रेरणा स्रोत कहाँ से रहे? तो यूएसए का संविधान जो है ना, ये वहां से लिया गया प्रस्तावना, क्योंकि यूएसए दुनिया का पहला देश था जिसने अपने संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से की थी। ये ध्यान रखना। ठीक है, प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ये ध्यान रखना, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, जो प्रस्तावना स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की चीजें हैं वो है फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति से। जो न्याय है, 3 तरह के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये रूसी क्रांति से लिए गए हैं। ठीक है, इसके बारे प्रस्तावना के बारे में कुछ सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय रहे हैं। जो पहला निर्णय है, बेरुवारी जो मामला था 1960 में आया था, ये ईयर भी याद रखना, ये ईयर भी पूछ लेता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि प्रस्तावना जो है ना संविधान का मुख्य भाग नहीं है, तो ये इन्होंने माना कि संविधान का प्रस्तावना जो है भाग नहीं है। सीधे कृष्णन भारती 1973 में बाद आया, उसने अपने ऐतिहासिक निर्णय दिया और अपने पुराने निर्णय को पलट दिया। उसने माना कि ये अभिन्न अंग है, प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है। यहाँ कह रहा नहीं है, यहाँ कह रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बाद में कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे को चेंज नहीं करा जा सकता। ठीक है, मूल ढांचा दिया था कृष्णन भारतीयवाद में। ठीक है, तो इसमें ये कहा कि हम संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। तो इस एक ही बार संशोधन हुआ अभी तक, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है ना, ये एक एल आई सी वाद आया था 1995 का, उसने एक अभिन्न हिस्सा माना था, उसने भी रिपीट करा था कृष्णन भारतीयवाद को। तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि बेरुबाड़ी मामला, कृष्णन भारती और एल इसने माना नहीं है मुख्य भाग, इसने मुख्य भाग मान लिया और इसने भी मुख्य भाग मान लिया। ठीक है, संविधान संशोधन कब हुआ ये हमने डिस्कस किया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 3 वर्ड जोड़े गए थे, SSI से याद रखना। ठीक है, इसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 वर्ड जोड़े गए थे। अखंडता, क्वेश्चन आता कि बंधुत्व जोड़ा गया था या नहीं जोड़ा गया था, तो हमें कहना नहीं, बंधुत्व नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, तो इंटीग्रिटी जोड़ा गया था, सोशलिस्ट और सेकुलर जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें क्रम से कोई क्वेश्चन आते हैं कि जो हमारे जो प्रस्तावना में जो शब्द दिए गए हैं उनका क्रम क्या है, सही क्रम क्या है। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ की टर्म्स का वो पूछेगा। जैसे इसका कि हम भारत के लोग भारत को, जैसे यहाँ पर देखो ये कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो ये क्रम याद रखना है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र गणराज्य, तो लोकतंत्र गणराज्य सबसे लास्ट में है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र गणराज्य। ठीक है, ये हो गया। 3 तरह के न्याय की बात करिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये भी ध्यान रखना। 3 तरह के न्याय हैं, हमने देख लिया कौन कौन से। ठीक है, स्वतंत्रता, 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, ये ध्यान रखना। विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की, वावदू है, इस तरह से याद रखते हैं। वावदू, ये क्रम, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, इसका क्रम पूछ लेगा कि इनमें क्रम से लगाओ इन्हें। ठीक है, समता, 2 तरह की समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 तरह की जो है समता है।
अब क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि हमारे निम्नलिखित में सही कथन का चयन करें। हम कहेंगे भारत की प्रस्तावना में 2 तरह के न्याय हैं, ठीक है? स्वतंत्रता जो है 6 तरह की है और जो समता है वो 2 तरह की है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा, तो हमें ये ध्यान रखना 3 तरह के न्याय हैं, 5 तरह की स्वतंत्रता और समता 2 तरह की है। ये भी ठीक है? अब आगे चलते हैं। ठीक है? अब इसकी कानूनी स्थिति क्या है? ठीक है? ये जो प्रस्तावना है ना, वो गैर न्यायिक है। ठीक है? गैर न्यायिक होने का मतलब होता है कि आप इसके उल्लंघन पर प्रस्तावना को चिट दी गई है या इसके उल्लंघन पर आप न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है? तो इसके प्रावधानों को किसी भी अदालत में कानूनी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता और अदालत में चुनौती भी नहीं दे सकते आप। ठीक है? कि इसमें ये चीज़ दी हुई है, ये हो नहीं रही है, तो आप चले गए न्यायालय में, तो ऐसा नहीं हो सकता। शक्ति का स्रोत, ये ना तो विधायिका को कोई विशेष शक्ति देती है और ना ही शक्ति पर कोई प्रतिबंध लगाती है। शक्ति का स्रोत ये दे रखा है, हम भारत के लोग, मतलब भारत के लोगों से, संविधान ने शक्ति कहाँ से प्राप्त करी? भारत के लोगों से प्राप्त करी है। ठीक है? स्वीकार करने की तिथि 26 नवंबर 1949। ठीक है? तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रस्तुत की थी, वो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत की थी। ठीक है? इसलिए जो पास हुई, पारित हुई, वो 22 जनवरी को पास हुई। 22 जनवरी 1947 को पास हुई। ठीक है? इस प्रस्तावना को अपनाया कब गया? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया है। ठीक है? ये 3 ध्यान रखना। ठीक है? आगे चलते हैं। अब है भारत की संविधान सभा। ठीक है? भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया के बारे में फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। देखो, इसका गठन माउंटबेटन योजना, देखो ये कीवर्ड है, इसको गोला कर दो कि क्या माउंटबेटन योजना द्वारा तैयार की गई ये योजना के अनुसार था? ठीक है? या किसी और के साथ? ठीक है? प्रथम आम चुनाव के बाद नई संसद के गठन तक इसने भारत की अंतिम संसद के रूप में कार्य किया। एससी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। अब एक सिंपल सी बात है, जो माउंटबेटन योजना हमने जो पढ़ी है वो देश के विभाजन के लिए पढ़ी है। देश का विभाजन हुआ था और पाकिस्तान के संविधान के लिए पढ़ी है। ठीक है? तो ये स्टेटमेंट तो हमें गलत लग रहा है, तो इसको काटेंगे, तो जब इसको काटेंगे तो 1 काटेंगे, 2 काटेंगे, इसका मतलब 3 तो ठीक है। यहाँ से 2 का लगाना है कि जो प्रथम आम चुनाव के बाद, प्रथम आम चुनाव जो हुए थे उसके बाद नई संसद का जब गठन तक इसने भारत की अंतिम संसद के रूप में कार्य किया, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमारे स्टेटमेंट निकल कर आता है सही 2 और 3। ठीक है ना? ये ध्यान रखना। तो 2 और 3 सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्यों गलत है? क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के प्रावधानों के तहत गठित हुई थी, तो ना कि माउंटबेटन योजना जो थी वो 3 जून की योजना जिसे कहते हैं, 3 जून 1947 विभाजन और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की बात करती है। वो विभाजन और संविधान पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा। ठीक है? तो माउंटबेटन इसके लिए है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है संविधान सभा गठित हुई थी। ठीक है? ये भी हमने बात की। प्रथम आम चुनाव 1951-52 में जो हुए, उसके बाद नई संसद के गठन तक संविधान सभा ने भारत के अंतिम जो है संसद के रूप में काम किया, प्रोविजन पार्लियामेंट के रूप में काम करा। ठीक है? इसके जो उपाध्यक्ष रहे थे वो एससी मुखर्जी और टीटी कृष्णाचारी रहे थे। ये उपाध्यक्ष याद रखना, एससी मुखर्जी और टीटी कृष्णाचारी। ठीक है ना? आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गोला कर दो, सही पूछ रहा है, यहाँ सही का चयन करना है। ठीक है? यहाँ पर करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है? अब प्रस्ताव ने प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता का उल्लेख करने को, हमने 2 तरह की समानता पढ़ी थी। ठीक है? प्रतिष्ठा और अवसर की, ये बात तो ठीक लगती है। राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द शुरू से ही प्रस्तावना में नहीं थे। देखो, अखंडता हमने बात की थी, अखंडता की 3 वर्ड जोड़े गए थे। ठीक है? जो बाद में जुड़े थे 42 को, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब ये अखंडता था। तो प्रस्तावना में नहीं था तो ये तो ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय एकता तो पहले से था, तो इसका मतलब ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है? जब ये अलग गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है? तो एक इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है? देखो आगे देखते हैं। ठीक है? तो ये प्रस्तावना में प्रतिष्ठा ये तो था ही संविधान में, लेकिन ये राष्ट्र की एकता तो था, लेकिन अखंडता नहीं था, तो इसलिए केवल एक आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक है ना? ये आप देखो, संविधान सभा के बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं। देखो, इसका गठन जो हुआ था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ था, ये ध्यान रखना। कैबिनेट मिशन जो मिशन था वो भारत आया था मार्च 1946 में। ठीक है? कैबिनेट मिशन जो आया था वो मार्च 1946 में आया था। संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वो प्रत्यक्ष चुनाव जनता द्वारा नहीं हुआ था, वो अप्रत्यक्ष हुआ था। जैसे राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष होता है उस तरह से हुआ था। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, संविधान सभा प्रत्यक्ष चुनाव नहीं था, ऐसा था जैसे राष्ट्रपति का वर्तमान में होता है। ठीक है? प्रांतीय विधानसभा जो थी उनके निर्वाचित सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। ठीक? जो प्रांतीय विधानसभा थी, अलग अलग विधान जो प्रांत थे उनमें जो विधानसभा जो निर्वाचित हुई थी, ठीक है, जो प्रत्येक निर्वाचन होकर के जो सदस्य निर्वाचित हुए थे वे क्या कर रहे थे, फिर वो वोट डाल लेते संविधान सभा को सिलेक्ट करने के लिए। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का नामांकन हुआ था। तो यहाँ हमने एक चीज देखते हैं कि निर्वाचित हुई थी और ये नामांकन हुआ था। ठीक है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन और नामांकन
के माध्यम से ये संविधान सभा बनी थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष जो हुए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हुए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो पहले अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने वो 13 दिसंबर को बने थे, ठीक है? उपाध्यक्ष एस सी मुखर्जी और टीटी कृष्णाचार्य, अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा है, एस सी मुखर्जी और टीटी कृष्णाचार्य जो थे इसके उपाध्यक्ष थे। संविधान सलाहकार जो बी एन राव थे, ठीक है? ये फैक्ट है, ये याद रखना। बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे, उपाध्यक्ष एस सी मुखर्जी और टीटी कृष्णाचार्य थे, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है? अब प्रारूप समिति बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी संविधान सभा की। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त को। 14 दिन बाद ही जो है प्रारूप समिति बनाई गई, उसका गठन किया गया 15 अगस्त से 14 दिन बाद 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, ठीक है? एक चीज, 7 सदस्य थे टोटल, इसमें मेंबर 7 मेंबर थे, अध्यक्ष सहित 7 मेंबर। क्वेश्चन आ सकता है कि अध्यक्ष को छोड़ इसमें 7 मेंबर थे। ये कह सकते हैं कि एक अध्यक्ष प्लस 7 मेंबर से ये बनकर मिली थी, ठीक है? हम कहेंगे अध्यक्ष ही 7 सदस्य थे। इसमें कौन कौन से सदस्य थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, ठीक है? अय्यर थे, के एम मुंशी थी और सादतुल्ला, मोहम्मद सादतुल्ला, और ये बी एल मित्र और डीपी खेतान। जो बी एल मित्र और डीपी खेतान जो थे बाद में ये इस प्रारूप से समिति सदस्य से निकल गए थे और इनकी जगह एन माधव राव और टीटी कृष्णाचार्य जो है सदस्य बन गए थे। एन माधव राव और टीटी कृष्णाचार्य। तो 7 सदस्य ध्यान रखना, ठीक है? अब आते हैं सदस्य संख्या जो थे वो कितने थे? प्रारंभिक कुल सदस्य संख्या 389 थे। पहले जो सदस्य संख्या थे वो 389 थे संविधान सभा में। ब्रिटिश प्रांत से 296 थे और देशी रियासतों 93 थे, ठीक है? 389 में से 296 ब्रिटिश रियासतों से आए थे और देशी रियासतों से 93 आए थे। जब विभाजन हो गया तो उसमें फिर संविधान सभा बचे 299, 389 से 299 बचे, ठीक है? प्रांतों से 229 में से 296 में से 229 और यहाँ देशी रियासतों में 93 से 70 बचे, ठीक है? ये ध्यान रखना है। संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। कुल सत्र जो थे 11 सत्र चले। बैठक के दिन लगभग 165 दिन चली थी। प्रारूप पर चर्चा लगभग 114 दिन, ठीक है? मूल संविधान में ये 365 अनुच्छेद है, 22 भाग 8 अनुसूची है, पता ही होगा आपको, ठीक है? अब उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में हमने बताने जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर लिया गया था। ये आगे चलकर प्रस्तावना का आधार बना था, ठीक है? ये महत्वपूर्ण तिथियां है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत होता है। 22 जनवरी को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज, इंपोर्टेंट है, राष्ट्र ध्वज अपनाया गया था। 22 PYQ में भी आया, मतलब PYQ में आया हुआ है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज अपनाया गया था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बैठक हुई थी, ठीक है? 26 नवंबर को संविधान अंगीकृत हो गया था और 24 जनवरी को संविधान पर हस्ताक्षर हो गया था और 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था। हस्ताक्षर मतलब संविधान पर हस्ताक्षर 24 जनवरी को हुआ था, ठीक है ना? ये ध्यान रखना। वन लाइनर ये क्रम है, ये ध्यान पढ़ लेना आप, ठीक है? अब ऐसा मैंने जान ही लिया, ठीक है? ये कुछ फैक्ट है, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, संविधान संशोधन 1976 में कौन सा होता है? 42वें संविधान द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ेगा? ये पढ़ लिया आज हमने, ठीक है? हमें क्या करा था? SSI करा था, ठीक है? सेकुलर, ये सेकुलर, सोशलिस्ट और अखंडता इंटीग्रिटी, बंधुत्व नेता, ठीक? 4 काट देंगे, ठीक है? 1 2 3 था, ठीक है? ये हो गया हमारा, ठीक है ना? तो प्रस्तावना 42 संविधान संशोधन हुआ था। 4 वर्ड जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता, ठीक है ना? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो सही है पूछ रहा है, इस तरह से आपको गोला करके चलना है ताकि गलती ना हो। स्वयं द्वारा प्रस्तावना न्यायालय में लागू नहीं है, ठीक है भाई, लागू नहीं होती। प्रस्तावना उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और बढ़ावा देना चाहता है। ये वही ठीक है, संविधान किस उद्देश्य को बताती है? जैसे उद्देश्य हमारा कि न्याय कितने तरह के होंगे, स्वतंत्रता कितने तरह की होगी, भारत की प्रकृति कैसी होगी, भारत जो है वो समाजवादी होगा, लोकतंत्र गणराज्य होगा, ठीक है? ये वाली चीजें बताती है। तो जिस उद्देश्य को बताती है संविधान स्थापित करना और बढ़ावा देना चाहता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है? प्रस्तावना उस स्रोत को इंगित करती है जिससे संविधान का अधिकार प्राप्त होता है, बिल्कुल, ठीक है? अभी आप देखो कि स्वयं द्वारा प्रस्तावना हमने पढ़ा था कि लागू नहीं होती, ठीक है? ये तो हमने पढ़ा था अभी लागू नहीं होती, तो इसका मतलब पहला सही है, पहला सही है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है? दूसरा, प्रस्तावना उद्देश्यों को बताती है जिन्हें ये उद्देश्य बता रही है, ठीक है? जिन्हें संविधान स्थापित करना बढ़ावा देना चाहता है, बिल्कुल संविधान इन्हें स्थापित भी करना चाहता है और बढ़ावा भी देना चाहता है, तो बात ये भी सही है, ठीक है? इसका मतलब 2 भी सही है, 2 भी सही है तो ये खत्म हो जाएगा। प्रस्तावना उस स्रोत को इंगित करती है जिससे संविधान का अधिकार प्राप्त होता है। प्रस्तावना का स्रोत क्या है? प्रस्तावना का स्रोत जो है जनता है, हम भारत के लोग, यहीं से अधिकार मिल रहा है, तो ये इसका आंसर हो गया 1 2 3, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। देखो प्रस्तावना स्वयं न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है, ठीक है? इसे लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है? केशवन भारती में ये कहा था, ठीक है? ये ध्यान रखना, केशवन भारती में ये कहा था, इंपोर्टेंट है, केशवन भारती में ये कहा था।
दूसरा, उन उद्देश्यों को रेखांकित करके जिन्हें संविधान स्थापित करना चाहता है, ये सही है। उस स्रोत को इंगित करते हैं जिसे संविधान अधिकार प्राप्त होता है, हम भारत के लोग, सही, ठीक है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब है कि निम्नलिखित में किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली कहा था, ठीक है। ये कुंडली किसने कहा था कि हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली कहा, ठीक है। द होरोस्कोप ऑफ द सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक किसने कहा, के एम मुंशी ने कहा था, ध्यान रखना, ये के एम मुंशी ने कहा था, ठीक है ना, ठीक है। के एम मुंशी ने हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक राज्य की राजनीतिक कुंडली है, ये कहा था। अब जो प्रस्तावना के बारे में किसी संविधानविद, विचारक और न्यायविदों ने क्या कथन दिए, क्या बोला उनके बारे में, ये देखते हैं। जैसे ठाकुर दास भार्गव, इन्होंने कहा संविधान की आत्मा है। क्या प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा, ये तो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपोर्टेंट है ये टॉपिक। ये वाला टॉपिक आपको मेंस में भी लिखने को आएगा। जैसे प्रस्तावना को संविधान का आदर्श कहा जाता है, प्रस्तावना को संविधान का दर्शन कहा जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आप ये इन स्टेटमेंट को जरूर डालना है, ये स्टेटमेंट डालोगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। तो संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। तो ठाकुर दास भार्गव ने कहा था प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है, संविधान का आभूषण है, रतन है। तो ये किसने कहा था, संविधान की कुंजी, संविधान का आभूषण होता है संविधान की आत्मा, ठाकुर दास भार्गव ने, ठीक है। के एम मुंशी ने क्या कहा, वही राजनीतिक जन्म कुंडली कहा था के एम मुंशी ने, के एम मुंशी ने राजनीतिक जन्म कुंडली कहा था, ठीक है। अब है एन.के. पालकीवाला, एन.के. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था, एन.के. पालकीवाला ने कहा था। सर अनरेस्ट बर्कर ने कहा था कि संविधान का कुंजी नोट है, की नोट है संविधान का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो चार चीज हमने देखे, ठाकुर दास भार्गव हमने देखे, एन.के. पालकीवाला हमने देखे, के एम मुंशी हमने देखे, और अनरेस्ट बर्कर हमने देखे संविधान की कुंजी नोट, संविधान का परिचय पत्र, राजनीतिक कुंडली, संविधान की कुंजी, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक मत क्या रहे, ये भी हमने पढ़ा था। बेरोबाड़ी मामले में क्या कहा था, कृष्णन भारती में क्या कहा था, एल.आई.सी वाद में क्या कहा था, ये हमने पढ़ लिया। अब है क्योंकि भारतीय संविधान में संघात्मक शब्द का प्रयोग किया गया है, प्रस्तावना में क्या फेडरल का प्रयोग किया गया है, फेडरल का प्रयोग संविधान प्रस्तावना हुआ है, हम देखेंगे, हमें कहीं भी दिखा नहीं है। तो हम ये देखेंगे भाग सेकंड में, भाग सेकंड किसके लिए है, ठीक, तो भाग सेकंड में भी नहीं होता, ठीक है। आर्टिकल 368 में, आर्टिकल 368 में होता है, नहीं होता। तो ये फेडरल शब्द जो है ना हमारे संविधान में कहीं नहीं है। हमारे संविधान में आर्टिकल 1 की बात करेंगे, आर्टिकल 1 की बात करें तो वहाँ यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई है। यूनियन स्टेट का मतलब है राज्यों का संघ की बात की गई है, राज्यों के संघ की बात की गई है, ठीक है। फेडरल की कहीं भी बात नहीं की गई। फेडरल की जो बात की गई है वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है, ठीक है। ये ध्यान रखना, फेडरल की हमारे संविधान में कहीं भी बात नहीं की गई है, यूएसए के संविधान में की गई है। और अनुच्छेद 1 जो है हमें राज्यों का संघ की बात करता है, यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, आर्टिकल 1, ठीक है। अब ये है 8वां क्वेश्चन है कि कथन और कारण। ये देखो ये क्वेश्चन ना कथन और कारण हमारे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इनकी संख्या जो है एग्जाम में बढ़ती जा रही है, इनको समझना कैसे इसे सोल्व करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को संघीय राष्ट्र के स्थान पर राज्यों के संघ की बात की गई है। तो बिल्कुल यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, ना कि फेडरल स्टेट। फेडरल स्टेट तो यूएसए में किया गया कहा गया है, ठीक है। और यूनियन ऑफ स्टेट है कि राज्यों के संघ कहा गया है, फेडरल स्टेट नहीं कहा है, ठीक है। भारतीय संघ इकाई से हुए समझौते का परिणाम नहीं, मतलब जो भारतीय संघ है ना, जो यूनियन ऑफ स्टेट है, वो कोई समझौते का परिणाम नहीं कि समझौता हो गया राज्यों के बीच में और एक संघ बना दिया, ऐसा कुछ नहीं था। इसमें घटक जो थे इकाई को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। इसमें घटक इकाइयों को संघ से, मतलब कोई भी राज्य जो है वो संघ से अलग नहीं हो सकता, इसमें ये कहा है। तो ये देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसमें देखते हैं कि ये जो कथन है ना, कथन जो कथन दिया है, तो यहाँ लगाओ क्योंकि कथन कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 में भारत का संघीय राष्ट्र के स्थान पर राज्यों को संघ कहा गया, क्योंकि यहाँ पर जो है ये इकाई इस समझौते का परिणाम नहीं है और इसमें घटक इकाइयों से अलग होने की स्वतंत्रता भी नहीं है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि परिणाम नहीं है। तो अगर ये क्योंकि का जवाब दे रहा है, इस क्योंकि का जवाब मिल रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये इसको व्याख्या भी करते हैं, दोनों स्टेटमेंट सही भी है, ठीक है। जैसे दोनों स्टेटमेंट सही है और क्योंकि से इसमें जवाब क्योंकि का मिल रहा है, क्योंकि अनुच्छेद 1 में भारत को संघीय राष्ट्र के स्थान पर राज्यों का संघ कहा गया है, क्योंकि समझौते का परिणाम नहीं था राज्यों के, क्योंकि जो यूएसए है वहाँ पर जो है समझौते का परिणाम था, राज्यों के बीच समझौता हुआ था, समझौते के बाद एक फेडरल सिस्टम बना था कि, ठीक है ना। तो वहाँ ऐसा था, इंडिया में नहीं है, इसलिए ये यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया, ठीक है, फेडरल स्टेट नहीं कहा गया। तो इसकी वजह से ये ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आपको समझना है कि यूनियन ऑफ स्टेट हमने इसलिए कहा इसे, मतलब राज्यों का संघ, क्योंकि यहाँ पर कोई समझौते का परिणाम नहीं था। ये समझौता है कि राज्य जो है समझौता नहीं करा था उन्होंने कि हम संघ बनाएंगे, ये करा था यूएसए के संविधान ने, ठीक है। यहाँ कोई अलग नहीं हो सकता, स्वतंत्रता नहीं है अलग होने की किसी राज्य को संघ से, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। भाग 1 में
संघ उसके राज्य क्षेत्र आते हैं, आर्टिकल 1 से 4 तक होते हैं, ठीक है। भाग 2 नागरिकता है 5 से 11, ये ध्यान रखना। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4, और भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11, ये याद रखना, भाग ली और आर्टिकल भी, ठीक है। भाग 1 अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत, इंडिया राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है। राज्यों के क्षेत्र और संघ क्षेत्र अनुसूची 1 में शामिल है, ठीक है, ये ध्यान रखना, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 में, ठीक है, यहाँ पर कोई राज्यों को संघ में प्रवेश या उनकी स्थापना की बात करता है, मतलब इसमें कोई नए राज्य संघ में अगर प्रवेश हो रहा है या स्थापना हो रही है तो उसकी शक्ति दी गई है संसद को, ठीक है। जैसे भारत में कोई नया राज्य शामिल होता है, कोई बाहर से हमने कोई क्षेत्र ले लिया तो वो नया राज्य बनेगा, तो अगर ऐसा होता है वो आर्टिकल 2 के तहत आता है। आर्टिकल 3 होता है कि किसी राज्य के क्षेत्र को घटाने, ठीक है, जैसे यूपी से उत्तराखंड अलग हो गए तो घटाने, बढ़ाने, मतलब किसी स्टेट को, जैसे हाँ, कुछ हिस्सा यूपी को हम किसी स्टेट को दे दे या यूपी से ले यूपी को दे दे, उसका नाम चेंज करना है, या किसी स्टेट का नाम चेंज करना है। जैसे यूपी स्टेट का नाम चेंज करने का वो कह रहे हैं कि बात चलती रहती है कि यूपी को 4 हिस्सों में बांट देंगे, उसका नाम चेंज कर दें, सीमा बदलने, नए राज्य का निर्माण की शक्ति प्राप्त है आर्टिकल 3 के तहत। अब बात आती है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में अंतर क्या है। देखो, आर्टिकल 2 और 3 में यह अंतर है। आर्टिकल 2 होता है कि बाहर से कोई राज्य शामिल हो रहा है, बाहर से कोई राज्य प्रवेश कर रहा है, उसकी स्थापना हो रही है, ठीक है। वो पहले से इंडिया का पार्ट नहीं है, इंडिया का पार्ट नहीं, लेकिन बाहर से शामिल हो रहा है, तब वो आर्टिकल 2 आएगा। लेकिन जो इंडिया का पार्ट है, ठीक है, किसी राज्य का हिस्सा है, ठीक है, अगर उसको उसके नाम में चेंज करना है, उस राज्य के हिस्से को बढ़ा देना है, फिर उस राज्य को थोड़ा कम कर देना है, अलग राज्य बना देना है, ठीक है, तो सीमा चेंज कर दे तो वो आर्टिकल 3 में आएगा, ठीक है। देखो इधर लिखा भी होगा, ये आर्टिकल 2 में जो बेसिक अंतर है, ठीक है, कि नए राज्यों का परिवेश और स्थापना की बात करता है, मौजूदा राज्य का पुनर्गठन करता है कि भाई वो राज्य पहले से उपस्थित है, बस इसका पुनर्गठन करना है, इसको सीमा को हटा देना है, बाहर निकाल देना है, या इसको अदर स्टेट को थोड़ा सा पार्ट इस राज्य में दे देना है, ठीक है, ये होता है। मुख्य अर्थ क्या है, भारत में नए राज्यों को शामिल करना या स्थापित करना, मौजूदा राज्य के क्षेत्र सीमा नाम में चेंज करना। सामान्यता क्या होता है, भारत के बाहर के क्षेत्र इससे संबंधित होते हैं। यहाँ क्या होता है, राज्य क्षेत्र पहले से ही है, संसद की भूमिका, संसद कानून बनाकर नए राज्य को स्वीकार कर सकती है, संसद कानून बना राज्य को सीमा और नाम में बदलाव कर सकती है, ठीक है ना, ये हो गया। अब आर्टिकल 4 जो है वो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए बदलाव को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। देखो यहाँ क्या करता है, यहाँ पर जो ये संसद कानून बनाएगी तो इसे आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, इसे साधारण बहुमत के तहत माना जाएगा। साधारण बहुमत के तहत इसे पास करा जाएगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ठीक। साधारण बहुमत के तहत इसे माना जाएगा, ठीक है। और नागरिकता, ठीक है, अब आते हैं भाग 2 नागरिकता, ठीक। अब देखो एक चीज़ भी है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में अगर कुछ संविधान में हम जो है, अगर ये साधारण बहुमत लेकर उसे पास करना चाहते हैं, संविधान संशोधन लेकर आना चाहते हैं, इस तरह का आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के कानून बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, राष्ट्रपति की हमें अनुशंसा लेनी पड़ेगी, फिर ये लेनी ज़रूरी है। और इसमें ना राज्यों का कंसल्ट भी हमें करना होता है, लेकिन ये इसका कंसल्ट को बाध्यकारी नहीं माना जाता कि मान लिया राज्य ने उसका विरोध करा तो उसको नहीं मानेंगे, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुशंसा लेनी होती है, ठीक है। अब आते हैं भाग 2 नागरिकता 5-11, ठीक है, आर्टिकल 5 गिरा। अब आर्टिकल 5 क्या है कि संविधान के प्रारंभ, संविधान 26 जनवरी 1950 को भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की नागरिकता की बात करता है। देखो इसमें क्या होता है, जिस टाइम हमारा संविधान जो है प्रारंभ हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस समय जो भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहे थे उनकी नागरिकता की बात करता है, सिंपल सा। आर्टिकल 6 जो बात करता है कि आर्टिकल 6 बात करता है जो पाकिस्तान से इंडिया आए, पाकिस्तान से इंडिया आए ऐसे नागरिकों की नागरिकता की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 7 जो बात करता है, देखो अभी तो पाकिस्तान से इंडिया आए थे, अब है जो इंडिया से पाकिस्तान गए और दोबारा फिर इंडिया आए ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता की बात करता है, ठीक है। दो चीजें था, आर्टिकल 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता की, वही संविधान जिस दिन लागू हुआ था जिस टाइम उस समय जो रह रहे थे वो नागरिक हो गए। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत आए हो गए, ठीक है, पाकिस्तान से भारत है उनके लिए नागरिकता। आर्टिकल 7 कि इंडिया से पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से फिर इंडिया आए ऐसे लोगों के बारे में नागरिकता। अनुच्छेद 8 जो है वो भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता, ठीक है, भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता की बात करता है। आर्टिकल 9 जो बात करता है, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो आर्टिकल 9 जो है नागरिकता की समाप्ति की बात करता है। अगर हम किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेंगे स्वेच्छा से किसी देश की, तो हमारी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, आर्टिकल 9, ठीक है। आर्टिकल 10 जो है, आर्टिकल 10 ये कहता है नागरिकों के अधिकारों की निरंतरता में बने रहना, ये है संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन, ठीक है, कि नागरिकों के अधिकारों की स्वतंत्रता का निरंतरता का बना रहना, ठीक है, ये ध्यान है। आर्टिकल 11 ये जो काम हो गया ना, ये संसद कानून द्वारा नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के संबंध में सभी मामलों को विनियमित करने की शक्ति, मतलब रेगुलेट कौन करेगा इस चीजों को, संसद कानून बनाएगी, जैसे नागरिकता अधिनियम 1955 बना,
नागरिकता एक्ट 1955 बना, तो ये कहने का मतलब है नागरिकता संबंधित जो भी कानून बनेगा वो संसद बनाएगी, ठीक है, संसद उसको रेगुलेट करेगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब आपको ये समझ में आया, ठीक है। तो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 6, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन वाला भी है, कंफ्यूज करते हैं ये चीज़ें, ठीक है। हमें संविधान सभा की संरचना के बारे में हमें बताना है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट, इसके सदस्य प्रांतीय विधानसभा के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। देखो हमने बात कही थी, अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे विधानसभा, जैसे राष्ट्रपति में होता है, तो ये तो बात सही है। इसके सदस्य प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, ठीक है। तो इसका मतलब एक तो ठीक है, जहाँ एक नहीं है वो काट देंगे, ठीक है। इसका 3 ऑप्शन देते हैं। प्रत्येक प्रांत और रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थी, ठीक है। प्रत्येक प्रांत को और रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुसार सीटें आवंटित की गई थी, ये भी हमें सही सा लग रहा है, अभी देखते हैं आगे। लेकिन प्रत्येक प्रांत में सीटें हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच समान अनुपात में वितरित की। देखो इसमें क्या ना, हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम और सिखों के बीच विभाजित हुई, तो ये तो स्टेटमेंट गलत लग रहा है। तो जब ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली 1 और 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें देखना है, ठीक है। 100% हम श्योर थे, ये 100% में हम इस पर श्योर थे, तो इससे हमारा आंसर आ गया। अगर हम यहाँ भी कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हमारा 1 और 2 आ गया, ठीक है। कैसे हुए थे कि विधानसभा के अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा, ठीक है। सीटें जनसंख्या का अनुपात जो था लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट के आधार पर आवंटित हुए थे, ठीक है ना। 10 लाख की जनसंख्या पर। गलत क्या है, सीटें हिंदू और मुसलमान के बीच समान अनुपात में नहीं, बल्कि मुख्य रूप से 3 प्रमुख समुदाय थे, मुस्लिम, सिख और सामान्य के बीच जनसंख्या के आधार पर। तो 3 समुदाय के बीच जनसंख्या के आधार पर बटी थी, मुस्लिम, सिख और सामान्य, ठीक है, ये ध्यान रखना। और संविधान सभा की संरचना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि गठन जो हुआ था वही कैबिनेट में हमने देख ही लिया है। 389 सदस्य थे, 296 जो है ब्रिटिश प्रांत के, भारत के प्रांत थे, ठीक है। 292 सदस्य। अब देखो यहाँ पर क्या है, अभी हमने पढ़ा था 296 सदस्य जो थे ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आए थे, अप्रत्यक्ष शोषण, जिसमें से 292 जो थे ना, वो 11 गवर्नरों के प्रांत से थे, ठीक है। 11 गवर्नरों के प्रांत से थे, ये ध्यान रखना। 4 सदस्य जो थे 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से थे, ठीक है। तो 296 में से 292 प्लस 4, ये तो 11 गवर्नर के प्रांतों से थे, 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांत थे। देसी रियासत में 93 हो गया है, देसी रियासतों के से 93, ठीक है। निर्वाचन की प्रकृति कैसी, आंशिक रूप से निर्वाचित थी। आंशिक रूप से निर्वाचित का मतलब होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन इनका था, ठीक है ना। आंशिक रूप से मनोनीत थे, मनोनीत यही कि जो देसी रियासत थे वो मनोनीत हुए थे। अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, क्यों अप्रत्यक्ष निर्वाचन, डायरेक्टली हमें बात करी थी, मतदान पद्धति थी जो थी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के तहत एकल सक्रिय मत के मत का प्रयोग करा था। जिस तरह का राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी तरह का प्रावधान इसमें था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। जनसंख्या का 10 लाख जनसंख्या में 1 सीट थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधि जो था मुस्लिम, सिख और सामान्य 3 को बांटा गया था जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। अब विभाजन के बाद की स्थिति क्या थी, देखो 15 अगस्त 1970 को विभाजन हुआ था, कुल सदस्य घटकर 299, जो पहले 396 थी, ठीक है, वो नहीं 396 296 थी, नहीं वो कितनी थी, 389, 200 कंफ्यूज है, 389 389 389 थी, वो घट करके 299 हो गई थी, ठीक है। प्रांतों के प्रतिनिधि जो थे 229 रह गए, जो 296 थे, ठीक है। और यहाँ रियासतों के 70, यहाँ जो 93 थे, देखो देशी रियासतों के 93 से 70 हो गए, और यहाँ 296 से ये 229 हो गए, ये ध्यान रखना। संविधान सभा के प्रमुख पदाधिकारी कौन थे, देखो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा को बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा की पहली बैठक के वरिष्ठ सदस्य होने के नाते। तो ये चुने गए थे, वरिष्ठ सदस्य होने के नाते चुने गए थे, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष को बनाया गया था, वरिष्ठ सदस्य होने के नाते इन्हें बनाया गया था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को निर्वाचित हुए थे, जो है स्थायी अध्यक्ष। तो पहली बैठक 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को, ठीक है। उपाध्यक्ष जो थे एस सी मुखर्जी, वीटी कृष्णाचारी, ठीक है। 2 उपाध्यक्ष थे। संवैधानिक सलाहकार हमने बात कर ली, बी एन राव, 10 क्वेश्चन। भारतीय संसद किसी राज्य क्षेत्र से अलग करके या किसी राज्य के किसी भाग में किसी क्षेत्र को मिलाकर एक नए राज्य बना सकती है, इस संबंध में निम्न कौन सी प्रक्रिया सही है। ये हमने बात ही कर ली थी आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 में, कि भारत की संसद किसी राज्य से क्षेत्र अलग करके या किसी राज्य किसी भाग में किसी क्षेत्र को मिला के जब कहने का मतलब जो उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ का हो, वही बात ये कह रही है। देखो साधारण बहुमत से सामान्य विधायी प्रक्रिया, इसमें हमने बात करी थी साधारण बहुमत होता है पहले, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा, तो उसमें केवल 2 ही है। राष्ट्रपति की सिफारिश पर आमतौर पर किसी विधायक को उस राज्यों के विधानमंडल को भेजना होता है जो विधायक में प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने वाला है। ये बात सही है कि ऐसा करना होता है, तो हमारा जहाँ 2 नहीं है वहाँ हम हटा देंगे, इसे 2 नहीं है, इनमें 2 है।
प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति को सलाह, क्योंकि ये प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति को सलाह ये गलत है, क्योंकि ये कैबिनेट की सिफारिश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में प्रस्तुत होता है, ठीक है? तो ये गलत है, तो इसका आंसर जो है वो केवल 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है? समझे? ये सिंपल मेजोरिटी से होता है, सामान्य विधायी प्रक्रिया चलती है, तो इस राष्ट्रपति की सिफारिश होता है, राज्य विधानमंडल को मत जानने के लिए भेजा जाता है, लेकिन बाध्यकारी नहीं होता राज्य विधानमंडल का मत, ठीक है? इसके लिए प्रधानमंत्री की विशेष सलाह की कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, या कैबिनेट की सिफारिश और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में प्रस्तुत होता है, ठीक है? अब देखो ये कुछ राज्य बने थे, जो राज्य बने थे ठीक है, उसकी बात करते हैं कि सबसे आंध्र प्रदेश 1953 में बना था भाषाई आधार पर। गुजरात और महाराष्ट्र 1960 में बने थे। गुजरात और महाराष्ट्र 1960 में बने थे। 1963 में नागालैंड बना था। हरियाणा 1966 में बना था, ठीक है? हरियाणा जो है पंजाब से अलग होकर, नागालैंड 1963 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, ठीक है? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 1972 में, ठीक है? मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, एमटीएम 1972 में, सिक्किम 1975 में, मिजोरम, ये 3 जो राज्य थे 1987 में बने थे, ठीक है? मिजोरम मिजोरम प्लस अरुणाचल प्रदेश गोवा, ठीक है? ठीक है ना? मग, इसे हम कह सकते हैं मग, ठीक है? छत्तीसगढ़, ये 2000 में बने थे। छत्तीसगढ़ सबसे पहले बना था, उत्तराखंड और फिर झारखंड। छत्तीसगढ़ पहले बना था, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है? तेलंगाना 2014 में। तो ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है? आंध्र प्रदेश 1953 में बना था। गुजरात और महाराष्ट्र जो थे वो 1960 में बने थे। नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, हिमाचल 1971 में। अब बात आती है, देखो कन्फ्यूजन इनमें होती है, मिजोरम में या मेघालय मणिपुर में। तो अब देखना कि जो मणिपुर है, मणिपुर एमटी में याद रखना, मग याद रखना, मणिपुर और मेघालय, ठीक है? एमए, अगर सिस्टम से देखो तो एमए पहले आता है एमई से, ठीक है? डिक्शनरी में तो एमए पहले आ जाएगा, एमई बाद में आ जाएगा। यहाँ एमआई है, एमआई तो सबसे बाद में ही आएगा, इससे बाद में आएगा इन तीनों से। तो इस आधार पर आप याद रखना एमटीएम मग को, ठीक है? 1972, 1987, 1975 में सिक्किम आया था, छत्तीसगढ़, ये उत्तराखंड, झारखंड जो है, तेलंगाना, ये ध्यान रखना। निम्न कथनों पर विचार करें जो नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन से संबंधित है। जो नए राज्य गठन से और मौजूदा राज्यों की सीमाओं में अभी जो पढ़ा उससे ही संबंधित है। संसद किसी भी राज्य के क्षेत्रों को बढ़ा सकती है, बिल्कुल सही, हमने बात की, बढ़ा सकती है। किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, ये भी सामने बात करें, बिल्कुल घटा सकते हैं। संसद किसी राज्य की सीमा को परिवर्तित नहीं कर सकती, किसी राज्य की सीमा को परिवर्तित नहीं कर सकती, ये तो गलत है, ये तो कर सकती है। देखो हमने क्या देखा था, हमने देखा पहला और दूसरा ये क्या है, संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, ठीक है? संसद किसी राज्य का नाम नहीं बदल सकती, देखो नाम नहीं है। देखो इसमें एक चीज है कि सही नहीं छाटना है, ये फोकस करना है। अगर हम ये देख लेते कि पहला और दूसरा तो सही है, पहला दूसरा यहाँ आ रहा है तो कर देते यहाँ, लेकिन ये गलती नहीं करनी है, सही नहीं करना है। तो इसका मतलब पहला और दूसरा जहाँ है वो तो नहीं आएगा आंसर, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इन 2 में से एक आंसर आएगा। देखो ये गलत है, ये भी गलत है, तो इसका मतलब सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना? ठीक है, ध्यान रखना, हमने पढ़े भी है, घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है, नाम भी चेंज, सीमा भी चेंज कर सकती है, नाम भी चेंज कर सकती है, ये चारों काम कर सकती है संसद काम, ठीक है? अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 12 की, कि कौन सा युग्म सही नहीं है। देखो यहाँ भी नहीं है, गोला कर दो, नोट, ठीक। कानून के समक्ष समानता, ठीक है, नागरिक और गैर नागरिक दोनों के गारंटीकृत। किस राज्य का नाम बदलना राज्य विधानमंडल का अधिकार, या ये देखो राज्य का नाम अगर बदलता है तो राज्य विधानमंडल को ये नहीं है, ये किसको है, संसद को। ये तो 100% सही है, गलत है, ये इसका राइट आंसर है। चेंजिंग द नेम ऑफ स्टेट, पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर नहीं, नए राज्य बनाना संसद का अधिकार है। सार्वजनिक रोजगार में समानता का अवसर केवल भारतीय नागरिक को, देखो आपको पता है कुछ हमारे मौलिक अधिकार जो है वो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। ये 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। आर्टिकल 14 मतलब कानून के समक्ष समानता, ये तो नागरिकों गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। सार्वजनिक रोजगार में समानता का अवसर, आर्टिकल 16, ये जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है? तो इस आधार पर जो है बी आंसर सही है। 13, जिनमें कौन सा कथन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के विषय में सही नहीं है। देखो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था उसके विषय में सही नहीं है, जो कि 1956 में एक्ट आया था। यह अधिनियम राज्यों की सीमाओं को पुनर्निर्धारित करने के मुद्दे से संबंधित था, ठीक है? ये हो गया, नहीं कह रहा है, ये वर्ष 1956 में पारित हुआ था, ये भी सही है। देखो अगर मान लिया आप इसमें कंफ्यूज हो, नहीं पता, तो आप जैसे आगे बढ़ो, 1956 तो पता है 100%, ये सही है, ये नहीं आएगा आंसर। 14 राज्यों 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे, ये भी सही है भाई, 14 राज्य जो और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, ठीक है, ये भी सही है। राज्यों की सीमाएं केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए निर्धारित की गई, केवल प्रशासन, देखो केवल आ रहा है, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर निर्धारित की गई थी, ये तो गलत है, ठीक है? तो ये गलत है, ठीक है? और यह अधिनियम राज्यों की सीमाओं में पुनर्निर्धारित करने के मुद्दे से, कि राज्यों की सीमाओं को पुनर्निर्धारित करने के लिए ये एक्ट आया था। एक्ट राज्य पुनर्गठन, नाम नहीं पुनर्गठन करेंगे, ठीक है? तो ये तो नाम में ही है पुनर्गठित, तो ये ध्यान 1956 में आया ही था। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश इसने बनाए थे। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग जो था, फजल अली आयोग जिसे कहते हैं, 1956 के अधिनियम
आया था। इस आयोग ने जो सिफारिश दी थी वो फिर एक्ट बना, ठीक है? इसमें भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता था, ना कि केवल प्रशासनिक सुविधा। भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता थी, जो केंद्र में रखनी थी, ठीक है? मतलब भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता को ध्यान में रखते हुए हमें जो है पुनर्गठन करना था। अब 1950 के दशक में भाषाई आधार पर नए राज्यों के निर्माण को मजबूत करने के कारण निम्नलिखित में कौन से राज्य बनाए गए थे? ये सारे राज्य बने थे, ये ध्यान रखना, ये सारे राज्य बने थे, ठीक है ना? आंध्र प्रदेश 1953 में, कर्नाटक 1956 में, महाराष्ट्र 1960 में, पंजाब 1966 में, ठीक है ना? अब ये है, प्रत्येक लोकतंत्र में निम्नलिखित में कौन से सिद्धांत सामान्यतः लागू होते हैं? प्रत्येक लोकतंत्र में, ठीक है? हमारे यहाँ प्रत्येक लोकतंत्र नहीं है, ठीक है? जनता की संप्रभुता की अविभाज्यता, जो जनता जो है ना, उसकी संप्रभुता कभी भी टूट नहीं सकती, जनता सर्वोपरि, ठीक है? ये सही है। प्रतिनिधियों को जनता द्वारा वापस बुलाया जा सकता है, रिकॉल करा जा सकता है, ये भी सही है। जनमत संग्रह के माध्यम से जनता सीधे निर्णय लेती है, ये भी सही है, ठीक है? राज्य और नागरिक समाज के बीच भेदभाव का जहाँ उन्मूलन होता है, ये भी सही है। इसमें चारों ऑप्शन सही है, कहीं बी ऑप्शन है, ठीक है? इसको पढ़ लेते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रमुख उपकरण और सिद्धांतों को जनता की संप्रभुता, ये ठीक है? देखो यहाँ जनमत संग्रह 4 उपकरण है। प्रत्येक लोकतंत्र के 4 उपकरण। प्रत्येक लोकतंत्र का ये है कि हम इलेक्ट मतलब सेलेक्ट कर रहे हैं, उन्हें निर्वाचित कर रहे हैं, तो हम उनको क्या कर रहे हैं, उनको जो है हम वापस भी बुला ले रहे हैं। उन्हें हमारे जो है डिसीजन मेकिंग में डायरेक्ट हमारा इन्वॉल्वमेंट है। तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। जैसे ठीक है? अब जनमत संग्रह है, रेफरेंडम, इसमें रेफरेंडम होता है, इसे ध्यान रखना। RI, यहाँ इसे हम ये कह सकते हैं RIRP, ये ध्यान रखना, RIRP, रेफरेंडम, जनमत संघ, किसी मुद्दे पर जनता का सीधा निर्णय, ठीक है? रेफरेंडम होता है, जनमत संग्रह होता है, मान लिया कोई गवर्नमेंट की कोई नीति आई है, ठीक है? पॉलिसी आई है और वो पॉलिसी जनता को सही नहीं लग रही है, तो इसमें जनमत संग्रह होगा कि ये सही है, नहीं है, उसी आधार पर ये नीति आगे चलेगी। पहल करना, जनता स्वयं कानून प्रस्ताव की पहल करती है, ठीक है? इनिशिएटिव लेती है जनता, ठीक है? पहल करती है, तो इंडिया में तो ये नहीं है ना, ठीक है? पहल हो गया, ठीक है? अब है प्रत्यावर्तन, रिकॉल। रिकॉल में ये होता है, मान लिया कोई विधायक है, कोई MP है, अगर वो सही काम नहीं कर रहा, अगर हमने उसे चुना है, तो हम उसको वापस भी बुला लेंगे, भाई तुम आ जाओ, तुम पर काम नहीं हो रहा है। तो जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि को समय से पहले हटा सकती है। इंडिया में ऐसा नहीं है, हम समय से पहले उन्हें नहीं हटा सकते, ठीक है? जनमत निर्णय, प्लेबिसाइट, किसी विशेष राजनीतिक क्षेत्रीय प्रश्न पर जनता की राय क्या रहती है? तो ये 4 चीज ध्यान रखना। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 प्रमुख उपकरण हैं, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट, ठीक है ना? ये ध्यान रखना। अब है 16 कि धर आयोग 1948 का अधिदेश था। देखो ये क्वेश्चन उठाया था 1948 के आसपास कि जो राज्य का पुनर्गठन करे या राज्य जो बनाए जाए, क्योंकि भाषाई आधार पर जो बात डिमांड चली थी, भाषाई आधार पर राज्य को गठित किया जाए, ठीक है? तो इसके लिए एक धर आयोग बनाया गया था 1948 में। उसका अधिदेश क्या था? राज्यों का वर्गीकरण का अध्ययन करना, ये अधिदेश था उसका, ठीक है? यह संस्तुति देना कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है। देखो भाषाई आधार पर जो है ना, 3 आयोग ये गठित हुए थे। ये देखो 3 आयोग यहाँ गठित थे 1948 में, SK धर, JVP और फजल अली आयोग। इनमें से स्टार्टिंग के 2 ने भाषाई आधार को स्वीकार नहीं करा, ठीक है? इसने स्वीकार करा था, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो ये कह रहा है, ये दे रहा है कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है? केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करना या परीक्षण करना कि मद्रास नगर को अंदर में अंतरित किया जाता है। देखो इसका जो मेन संस्तुति थी ना, उद्देश्य तो ये था कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषा आधार पर किया जा सकता है? तो यही इसी अधिदेश के लिए 3 कमेटी बनाई गई थी, 3 आयोग बनाए गए थे कि राज्यों का पुनर्गठन उस समय भाषाई आधार पर करा जाए या ना करा जाए, ठीक है? ये देश के लिए क्या है, संघ के लिए कैसा, यूनियन ऑफ स्टेट के लिए कैसा होगा, ठीक है? तो 1948 में जो धर आयोग बना, उसके अधिदेश ये था। आगे पढ़ते हैं कि क्या इसने सिफारिश दी, ठीक है? क्या भाषा आधार पर राज्यों का पुनर्गठन व्यावहारिक है या नहीं? भाषाई आधार का विरोध इन्होंने किया था, ठीक है? तो 3 आपको आयोग याद रखने हैं। SK धर 1948 में बना था, JVP समिति 1948 में और फजल अली आयोग 1953 में। SK धर आयोग 1948 में इसने कहा था भाषा आधार है, उसने मना कर दिया था, भाषा आधार पर उन्होंने मना कर दिया। प्रशासनिक सुविधा और वित्तीय व्यवहार्यता का उसने समर्थन किया था, ठीक है? तो भाषा आधार को मना करते हुए प्रशासनिक सुविधा की बात की गई थी, वित्तीय व्यवहार्यता की बात की गई थी। JVP जवाहरलाल नेहरू, J से, V से वल्लभ भाई पटेल और P से पट्टाभी सितार भैया इसके सदस्य रहे हैं। इसने भाषाई आधार को भी इसने भी अस्वीकार कर दिया। तो कहने का मतलब है, अगर हम भाषाई की बात करें, ठीक है, तो भाषाई आधार पर इसने मना कर दिया, इसने मना कर दिया, इसने सुधारा, इसने कहा ठीक है, लेकिन इसने भी आंशिक रूप से स्वीकार करा था। फजल अली आयोग 1953 में बना था, ठीक है? इसे हम राज्य पुनर्गठन आयोग ही बोलते हैं, ठीक है? इसने कहा भाषा को पुनर्गठन का आधार माना कि हाँ हम कर सकते हैं, लेकिन एक भाषा एक राज्य इसने मना कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। तो इसने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन ये भी कहा शर्त कि एक राज्य एक भाषा एक राज्य नहीं होना चाहिए। इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ था, जिसके आधार पर 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, ठीक है? समझ में आया आपको? दोनों ने स्वीकार नहीं किया, इसने स्वीकार करा और कहा एक भाषा एक राज्य नहीं होना चाहिए, ठीक है? आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के जरिए कितने आंचलिक परिषदें बनाई गई थी? देखो अब ये ध्यान रखना, जो आंचलिक परिषदें, जोनल काउंसिल, ठीक है, जोनल काउंसिल जो बनाई गई थी, वो इस एक्ट के तहत बनाई गई थी, राज्य पुनर्गठन
5 जोनल काउंसिल बनाई गई थी, ये ध्यान रखना, 5 जोनल काउंसिल बनाई गई थी, ठीक है ना। कौन-कौन सी है? नॉर्थर्न, सेंट्रल होगी, ईस्टर्न होगी, वेस्टर्न होगी, साउथर्न जोनल काउंसिल होगी, ठीक है। तो हम ऐसे कर देंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और एक होती है सेंट्रल, होती है सेंट्रल वाली, ठीक है। ये हमें याद रखते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये 5 जोनल काउंसिल बनाई गई थी, ठीक है। एक होता है नॉर्थ ईस्ट, एक काउंसिल भी थी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, वो अलग एक्ट 1971 एक्ट के तहत बनाई गई थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब है, नीचे दिए गए राज्यों को भारतीय संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसमें क्या करना है, आपको इसका आंसर देना है। हमने अभी पढ़ा था कि कौन से स्टेट का सीक्वेंस पढ़ा था, कौन कौन से स्टेट किस ईयर में बने थे, तो वो आपको इसका आंसर 18 क्वेश्चन 18 का आपको आंसर देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट 1900, भारत में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में कितने राज्य हैं? ठीक है, इंडिया कंसिस्ट ऑफ 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये ध्यान रखना, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। भारतीय संविधान के नियम कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? ठीक है, नागरिकता से संबंधित है, वो हमने देख लिया था, नागरिकता जो है 5 से 11, ठीक है, भाग 2 हमने पढ़ा था, आर्टिकल भी पढ़ लिए थे, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो गया सी, ठीक है ना। अब भारत का नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा, देखो भारत का नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा अगर वह भारत की नागरिकता का त्याग करता है। जैसे आपको इसका आंसर नहीं पता, लेकिन एक कॉमन सेंस लगाएंगे हम कि भारत का नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा, ठीक है, यदि वह भारत की नागरिकता का त्याग करता है, इसका मतलब हमें पता नहीं, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, इसका मतलब हम पता नहीं, हम मानते हैं किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, देखो ये तो हम देखते हैं सोशल मीडिया से, बहुत से लड़के जो है बाहर गए और वहाँ शादी कर ली, लेकिन उनकी ना तब भी नागरिकता बनी रहती है। तो इसका मैं इसको तो हम कहेंगे नहीं, ये तो गलत है भाई, ये नहीं है, ठीक है, सही छाटना है। तो 3 तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सरकार की आलोचना ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो 1 और 2 का आंसर बचेगा, तो इसका मतलब पहला सही है। अब हमें 50-50 मामला आ गया कि पहला स्टेटमेंट तो हमें सही है, अब दूसरे का हमें पता करना है। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता, देखो हमारे यहाँ एकल नागरिकता की बात करता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा, या आपको 50-50 पर पहुंच गए, तो आप यहाँ पर देखो कि स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने से खत्म हो जाती है, तो इसमें ध्यान रखना, हाँ खत्म हो जाती है, तो इसका आंसर जो है केवल 1 और 2 आ जाएगा, ठीक है, केवल 1 और 2 आ जाएगा, ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 3 तरीके हैं जिससे समाप्त हो सकती है, 3 तरीके, किस एक्ट के तहत? इस एक्ट के तहत, ठीक है। ये संविधान ने बनाया, मतलब संसद ने बनाया, आर्टिकल किसके तहत? आर्टिकल 11 के तहत, हम पढ़ के आए आर्टिकल 11 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 11 के तहत, ठीक। स्वेच्छा से त्याग दिया अगर वो, दूसरा किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, या सरकार द्वारा जो वंचन, सरकार सरकार उसकी नागरिकता खत्म कर दे, ठीक है। अब आती है नागरिकता की बात करें, नागरिकता का अर्थ क्या है? देखो नागरिकता को पूर्ण नागरिक और राजनीतिक मिलते हैं, ठीक है। लोकसभा और राज्य की विधानसभा चुनाव के मताधिकार होता है उसे, बिल्कुल, किसी नागरिकता, जो नागरिक होगा वही तो मत डाल सकता है, या बाहर का नागरिक भी डाल सकता है, ऐसा तो नहीं है, ये भी सही है। संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य बनने का अधिकार है, बिल्कुल वही बन सकते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट इसके ठीक है, ये ध्यान रखना। नागरिकता का अर्थ किसी व्यक्ति को राज्य या देश के नागरिक के रूप में मिलने वाले सभी नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, कानूनी अधिकार होते हैं, वो नागरिक, नागरिकता का मतलब वो नागरिक के रूप में मिलने वाले सभी अधिकार, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब कौन सा कथन एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के संबंध में सही नहीं है? ओवरसीज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वो ओसीआई किसी अन्य देश का नागरिक होता है, ओसीआई किसी अन्य देश का नागरिक होता है, ये बात सही है, नागरिक होता है ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। एक ओसीआई भारत की यात्रा के लिए मल्टीपल मल्टीपल एंट्री दीर्घकालिक वीजा प्राप्त करता है, ये चीजें ठीक है, मतलब स्पेशल दिया गया है कि मल्टीपल एंट्री दीर्घकालिक वीजा, कि मल्टीपल वीजा उसे मिलता है, ठीक है। एक वीजा प्राप्त कर लेगा तो वो मल्टीपल काम से वो आ सकता है, और दीर्घकालिक वीजा मिलता है नॉर्मल वीजा से ओसीआई को। एक ओसीआई सभी मामलों में एनआरआई के बराबर होता है। देखो एनआरआई क्या होता है, ओसीआई क्या होता है, ओसीआई और एनआरआई, एनआरआई जो होते हैं ना, ये भारत के नागरिक होते हैं, वे भारत के नागरिक है, लेकिन वो भारत बाहर किसी काम से बाहर, हो सकता है पढ़ने के लिए रह रहे हैं, हो सकता है नौकरी करने के लिए रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है, इन काम से वो नागरिक हैं, लेकिन जॉब कर रहे हैं एजुकेशन में, वो लेकिन बाहर रह रहे हैं। ओसीआई जो है वो भारत के नागरिक नहीं होते, वो भारतीय मूल के नागरिक होते हैं, वो कहने का मतलब उनके मम्मी पापा, उनके दादा दादी कहीं ना कहीं भारत के रहे हैं, ठीक है। तो ये अंतर है। तो अब ये देखो, एनआरआई जो है क्योंकि नागरिक है, तो इसको वोट देने का भी अधिकार, अभी हमने जाना था, वोट दे सकता है वो, क्या इसको वोट देने का अधिकार होगा? तो इसको नहीं होगा, तो इसके मतलब सभी मामलों में तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये कहना सही नहीं है, तो इसका मतलब सी इसका आंसर हो जाएगा। एक ओसीआई को सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता का मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है, जब ये होगा तो ये, ठीक है ना, तो ध्यान रखना आप। अब ये संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, संविधान सभा समिति अध्यक्ष, ठीक है। तो संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू थे उसके अध्यक्ष, ये बात सही है, ठीक है। मौलिक अधिकार की उप समिति, मौलिक अधिकार की उप समिति में तो ये पढ़ी है, जेबी कृपलानी, तो इसका मतलब पहला तो सही है, सही पूछ रहा है, पहला सही है, तो इसमें ये कदम, दूसरा तो गलत है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत होते ही हमारा आंसर निकल के आ गया। ये अल्पसंख्यक उप समिति एससी मुखर्जी है, तो क्रॉस करके उन्होंने नहीं दिया है, ठीक है ना। ये देखो अब यहाँ पर प्रमुख समिति है, प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, संघ
ठीक है, ये 3 समिति है, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति। तो संघ की बात अगर आती है तो जवाहरलाल नेहरू लगा देना। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, राज्य के लिए समिति, ठीक है। एक है प्रांतीय संविधान समिति, तो कोई इन पे कंफ्यूजन ना हो जाना इन दो में, ठीक है, कि प्रांतीय संविधान समिति जो संघ राज्यों के लिए समिति, जो राज्यों के लिए समिति बनी थी वो जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान, प्रांत के लिए संविधान समिति बनी थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन होने वाला है तो इसको ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूज ना हो जाना इसमें, ठीक। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजातीय क्षेत्र सरकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की हमने दो बात ध्यान रख ली है, प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजातीय क्षेत्र के लिए सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक है संचालन समिति, संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय अध्यक्ष थे संविधान सभा के, तो संविधान सभा के जब अध्यक्ष थे तो वो संचालन कर रहे थे हर चीज का, तो संचालन समिति। प्रक्रिया डिसाइड कर रहे थे, प्रक्रिया नियम, ठीक है, तो वो राजेंद्र प्रसाद है। वित्त कर्मचारी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, वो अध्यक्ष थे, वो वित्त की बात कर रहे थे, कर्मचारी को डिसाइड कर रहे थे कौन होगा कौन नहीं होगा, मतलब एक याद करने के पर्पज से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार उप समिति अभी हमने पढ़ा, जीवी कृपलानी हो गया। अल्पसंख्यक उप समिति एस.सी. मुखर्जी हो गया। उत्तर पूर्वी सीमांती जनजातीय असम उप समिति की गोपीनाथ बारदुलाई, ठीक है, उत्तर पूर्व के लिए सीमांत जनजातीय क्षेत्र के लिए गोपीनाथ बारदुलाई। आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति ए.वी. ठक्कर, ठीक है। एक है सदन समिति, सदन बी पट्टाभी सुतार में, सदन समिति बी पट्टाभी सुतार में। तो यहाँ कार्य संचालन समिति, यह है संचालन समिति। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद और कार्य संचालन समिति के मुंशी, ये ध्यान रखना है। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वोच्च न्यायालय संबंधी तदर समिति एस वरदाचारी और संविधान सभा के कार्यों की समिति जेबी मावलंकर, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नागरिकों के ऊपर निम्नलिखित को कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? देखो हमने बात की थी 15, 16, 19, 29, 30, ये ऐसा अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये कह रहा है भारत के नागरिकों के पास निम्नलिखित कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, मतलब मौलिक अधिकार होंगे तीन, एक नहीं होगा, एक हो सकता है डीपीएस भी हो। देखो, भारत के किसी भाग में निवास करने का, बसने का अधिकार, ये बिल्कुल है, निवास भी कर सकते हैं, बस भी सकते हैं। देखो आप यहाँ आवागमन 19(1)(d), निवास और बसने का 19(1)(e), ये याद रखना 19(1)(e) में है, ठीक है। संपत्ति अर्जित करने, धारण करने, उसे बसने भेजने, देखो ये नहीं है। हम देखा था 44 वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, उसने क्या करा था, इसको मूल अधिकार से निकाल करके इसने इसको एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया था। ये भाग इसमें किसी पेशे का अभ्यास करने का, पेशे का, ये देखो कोई वृत्ति व्यवसाय करने की स्वतंत्रता 19(1)(g) में था। सहकारी समिति बनाने का अधिकार, बिल्कुल सहकारी समिति ये रहा 19(1)(c) में है। तो कहने का मतलब बी नहीं है, बी को 44वें संविधान संशोधन में जो है हटा दिया गया था, उस भाग 12 के अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। अब ये 19(1)(a) में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है। 19(1)(b) में ये शांतिपूर्ण और निशस्त्र सभा हम की स्वतंत्रता है, ठीक है। हम संघ और सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता है। यहाँ सम्मेलन करेंगे, यहाँ सभा, यहाँ संघ बना लेंगे, ठीक है। यहाँ बोलने की स्वतंत्रता, यहाँ सम्मेलन और संघ की स्वतंत्रता, हवा कहीं भी आ जा सकते हैं, बच सकते, निवास कर सकते हैं, बसने की स्वतंत्रता, यहाँ कोई भी व्यवसाय हम कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। 19(1)(1)(f) भी था जो कि वो 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया था, जो कि संपत्ति का अधिकार था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल को फिर यही क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और 150 पूरे इस टेस्ट सीरीज में 150 क्वेश्चन, 150 के 150 करेंगे, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज या ये श्रृंखला आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट होगी, बहुत महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।